हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक CFT। द फुल फॉर्म ऑफ CFT इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आइए सबसे पहले इस थ्योरी को जानते हैं कि ये थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से इनिशिएट हुई थी, ये थ्योरी किस थ्योरी के बाद में आई थी। आखिरकार आपको पता होगा कि CFT में हम लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां थी, कुछ डिमेरिट्स थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। CFT का पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले दो फिजिसिस्ट थे। हम ये नहीं कह सकते ये थ्योरी किसी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने दिया था। ये थ्योरी देने वाले दो फिजिसिस्ट जिनके नाम थे हैंस बेथे एंड JH वॉन ब्लैक। ये थ्योरी 1930 में दी गई थी और बेसिकली ये थ्योरी हम कह सकते हैं कि ये फिजिक्स से चुराई गई थ्योरी है, कह सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्या है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखा होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल्स क्या होते हैं। खैर, बात करते हैं इस थ्योरी की। तो इस थ्योरी में हम लोग ये मान के चलते हैं, ऐसा इस थ्योरी की पोस्टुलेट है कि मेटल और लिगेंड जब आपस में अप्रोच करते हैं तो वो पॉइंट चार्ज कंसिडर किए जाते हैं। इससे पहले जो VBT की थ्योरी थी, उस थ्योरी में ये बताया गया था कि मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं और उन वैकेंट d ऑर्बिटल्स में लिगेंड जो होते हैं अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं। तो ये थ्योरी हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज की थ्योरी CFT जो है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें ये कहा गया कि जब भी कोई मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, होता भी है, या न्यूट्रल भी हो सकता है, ये मेटल पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है। और लिगेंड, मेटल और लिगेंड पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? निगेटिव, या तो निगेटिव यदि नहीं है, यदि ये और न्यूट्रल है यदि, तो वो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, डाइपोल। तो मेटल एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कंसीडर होगा और लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट करेंगे और मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इस थ्योरी में जैसे जैसे आगे बढ़ी, पहला पॉस्टुलेट इसका यही था कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और मेटल और लिगेंड आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। अब मेटल का जो d ऑर्बिटल है, मेटल का d ऑर्बिटल, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि मेटल का d ऑर्बिटल होता कैसा है, d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि d सबसेल में आपने 5 ऑर्बिटल्स पढ़ रखे होंगे। पहले हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। तो d ऑर्बिटल में सॉरी 2 3 4 5 dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कुछ किताबों में dz स्क्वायर को बीच में लिखा जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल्स में ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं एक्सियल और दूसरे होते हैं नॉन एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल दो होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। नॉन एक्सियल 3 प्रकार के होते हैं, dxy, dyz और dzx। यदि आपको CFT की फील लेनी है, CFT को समझना है अच्छे तरीके से, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इन ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एक्सिस पे दिखाई कैसे देते हैं, इनका ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। यदि आपको d ऑर्बिटल के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप CFT का फील ले सकते हैं कि एक्चुअली CFT वर्क कैसे करती है। तो आइए इन 5 ऑर्बिटल का आपको शेप मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे dxy, this is dyz, this is dxz। तो ये हमारे 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, 2 एक्सियल ऑर्बिटल x एंड y, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
dz²। तो ये हमारे 5 तरह के ऑर्बिटल हो गए। अब आप जहाँ भी हों, आप जिस रूम में पढ़ते हों, आप ये इमेजिन करिएगा कि आपका कमरा एक क्यूब है, और यदि आपका एक कमरा क्यूब है तो आप x एक्सिस मानिएगा, y एक्सिस मानिएगा अपने दोनों दीवारों से, और z एक्सिस ऊपर सीलिंग और जो फर्श है उसको z एक्सिस मानिएगा। और इन तीनों एक्सिस पे इन 5 ऑर्बिटल को रखने की कोशिश करिएगा और इमेजिन करिएगा कि जैसे मैं आपको इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए एक आपका ये रूम है जो क्यूबिकल बॉक्स टाइप का होगा, इस तरह का होगा रूम। आपको जैसा कि पता है इसमें 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये 6 फेस, मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ सेंटर है, सेंटर के पास आपका मेटल होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि इस मेटल के पॉजिटिव चार्ज के पास ये जो डी ऑर्बिटल, मेटल के पास डी ऑर्बिटल जो होंगे, इन डी ऑर्बिटल को इस मेटल के इस क्यूब में रखने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो इसके पीछे क्या होगा एक जेड एक्सिस, या फिर आप ऐसे कहना सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये पीछे वाला फेस और आगे वाला फेस, ये वाई एक्सिस, और जो ये ऊपर वाला फेस है ये फेस, और नीचे वाला फेस इस पे जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस आप अपने कमरे में जहाँ बैठे हैं उसको कंसीडर कर लेंगे, और उसके हिसाब से इन पांचों ऑर्बिटल को रखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्स वाई, ये जो आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, वो फेस के लॉन्ग, यानी कि क्यूब के 6 फेस के लॉन्ग पड़ेंगे। और ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये जो हैं ये एज के सेंटर के अलॉन्ग अलाइन होंगे, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। आप देखेंगे अपने रूम में तो पाएंगे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो 2 एक्सियल ऑर्बिटल हैं वो आपके कमरे के 6 फेस के अलॉन्ग होंगे, और ये जो तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं ये आपके कमरे के जो एज होंगे, यानी कि आपने यदि क्यूबिकल कमरा कंसिडर किया होगा तो जो एज होगा उसके सेंटर में अलाइन होंगे। अब आते हैं अपने मॉडल पे, अपने CFT के कंसेप्ट पे वापस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि CFT में पहला पॉइंट यही था कि मेटल और लिगेंड एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस में लगेगा। अब मेटल के पास जो होता है डी ऑर्बिटल होता है, 2 3 4 डी ऑर्बिटल होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी मेटल और लिगेंड, अब ये भी बात समझिए, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कंसीडर करके सारी बातें करूंगा, इसके बाद सेम पैटर्न पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये दिमाग में रख के चलिएगा कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूँ, यानी कि CFT इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपको बताया कि मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगेंड जो हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब भी मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अप्रोच करते हैं वहाँ 2 तरह के इंटरेक्शन वर्क करते हैं। पहला जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं फार इंटरेक्शन, फार इंटरेक्शन, और दूसरा जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं नियर इंटरेक्शन, नियर इंटरेक्शन, फार इंटरेक्शन, नियर इंटरेक्शन। ये बातें दोनों, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, दोनों के लिए अप्लाई होती है। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे मेटल और लिगेंड दूसरे को अप्रोच करते हैं, क्यों एनर्जी बढ़ जाती है, कैसे वो 2 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं CFT की जितनी भी बातें होंगी, जितने भी पॉस्टुलेट हैं दिए गए हैं उन 2 फिजिसिस्ट के द्वारा, मैं 1 बाय 1 सबको आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को डिटेल में पढ़ाऊँगा। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया CFT की ये मोटा मोटी 5 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है, पहली बात जो आपको बता दिया गया है। दूसरा, कंसीडर मेटल एज पॉइंट चार्ज एंड लिगेंड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो आप क्वेश्चन ये पूछेंगे लिगेंड तो सर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उस केस में कैसे आप बताएंगे CFT के मॉडल पे? तो ध्यान सुनिएगा। सपोज करिए यदि आपका लिगेंड H2O है जो कि न्यूट्रल है, उस समय हमारा जो लिगेंड होता है, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन जिस समय ये हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है उस समय हम इसको डाइपोल कंसीडर करते हैं, लाइक दिस।
डाइपोल होगा तो आपको पता है इस पे डेल नेगेटिव होता है, इस पे डेल पॉजिटिव होता है, इस पे डेल पॉजिटिव होता है। तो मेटल के पॉजिटिव चार्ज को ये O का नेगेटिव अप्रोच कर रहा होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एज पॉइंट चार्ज, लिगेंड एज नेगेटिव चार्ज, और यदि न्यूट्रल है तो इस तरह से इंटरेक्ट करेगा। अगला, व्हेन लिगेंड अप्रोच मेटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज। अब ध्यान से सुनिएगा, मेटल हमारा, मेटल का डी ऑर्बिटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है मेटल पे, तो हमारा जब लिगेंड दूर से अप्रोच कर रहा होता है, मतलब कि फार इंटरेक्शन पे होता है, उस समय जो डी ऑर्बिटल होता है मेटल के, इन सब की 1 2 3 4 5 इन सब की एनर्जी बढ़ जाती है और ये चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। 1 2 3 4, ये डी का ग्राउंड स्टेट होता है और ये डी का एक्साइटेड स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय फार इंटरेक्शन लग रहा होता है उस समय मेटल के चारों तरफ, यानी कि मेटल आपको बताया जैसा कि क्यूब में था, ये मेटल हमारा बीच में था, तो लिगेंड जब दूर से इंटरेक्ट कर रहा होता है मेटल की तरफ, तो मेटल के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। लेकिन आगे देखिए, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉज स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। फार इंटरेक्शन जब होता है तो सारे मेटल की डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब लिगेंड हमारा नियर इंटरेक्शन कर रहा होता है, मतलब कि पास आ चुका होता है मेटल के डी ऑर्बिटल के पास, तो उस समय हमारे पास सेकेंडरी इंटरेक्शन वर्क करने लगता है, लेकिन वो सेकेंडरी इंटरेक्शन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल लग रहा होता है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ अटैक। बस, अब डी का जो ग्राउंड स्टेट था वहां तो लिगेंड ने सेम अप्रोच किया सबको, सारे मेटल के डी ऑर्बिटल को, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जब बात करते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन यानी नियर इंटरेक्शन की, तो उस समय हमारा ये लाइन स्प्लिटिंग इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ अटैक। यदि हमारा अटैक फेस के अलॉन्ग हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 लिगेंड जो होते हैं वो फेस के अलॉन्ग अप्रोच करेंगे, तो इसमें स्प्लिटिंग डिफरेंट टाइप की होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो कि हमारा लिगेंड जो होता है वो अल्टरनेट कॉर्नर से अटैक कर रहा होता है क्यूब के, इसलिए स्प्लिटिंग अलग टाइप की होगी। तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड को उठाता हूँ, एग्जाम्पल्स लेता हूँ और 1 बाय 1 इन सारे स्टेप को क्लियर करता हूँ। आइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ध्यान सुनिएगा क्या होते हैं चीज़ें। ये मेटल का डी ऑर्बिटल सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, ये डी का मैं यहाँ लिख सकता हूँ कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लिगेंड जो होते हैं हमारे फेस के अलॉन्ग अप्रोच करते हैं, यानी क्यूब का जो फेस था उसके अलॉन्ग अप्रोच करते हैं। और कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही होती है। तो सबके सब जो डी के एनर्जी है वो बढ़ जाती है, सारे ऑर्बिटल जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और इनकी बढ़ जाती है एनर्जी, डी एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि हमारे जो 6 लिगेंड जो हैं वो फेस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं, तो इनमें से जो एक्सियल वाले होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन बाकी तीनों जो नॉन एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। यानी कि इसकी स्प्लिटिंग होने का तरीका देखिएगा, ऊपर 2 ऑर्बिटल और नीचे 3 ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं dxy, dyz, dzx, और ये होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। इस तरह से हमारी स्प्लिटिंग हो रही होती है। इस सेंटर को बीच को बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। और क्योंकि ये स्प्लिटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होती है, इसलिए इसके और इसके बीच के गैप को बोलते हैं डेलो, डेलो। और इनके इसके बीच के गैप को बोलते हैं -2/5 डेलो, और इनके बीच के गैप को बोलते हैं 3/5 डेलो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। ये डी का ग्राउंड स्टेट था, जब ये कौन सा इंटरेक्शन था? फार इंटरेक्शन, फार इंटरेक्शन। तो क्या हुआ है, ये पहले डी का ग्राउंड स्टेट था, 6 लिगेंड अप्रोच किए हैं, तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है। ये डी का एक्साइटेड स्टेट था, तो यहाँ तक फार इंटरेक्शन था। लेकिन जब लिगेंड नियर इंटरेक्शन में आया, तो आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड जो होते हैं वो फेस के अलॉन्ग अप्रोच करते हैं, इसलिए फेस के अलॉन्ग जो हमारे ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी केवल बढ़ी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये एक्सियल वाले ऊपर चले गए, नॉन एक्सियल वाले नीचे चले गए। इनके बीच के गैप को बोलते हैं डेलो, और डेलो जो होता है वो होता है, ध्यान सुनिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बीच का गैप डेलो। ये होता है बेरी सेंटर, बेरी सेंटर के अलोंग ऊपर यदि जाएंगे तो एनर्जी 3/5 डेलो होगा, ये -2/5 डेलो होगा। यदि साइन हटा करके इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखिएगा डेलो पाएंगे। इतनी बातें हो गई। अब इन सबका यदि एनर्जी सीक्वेंस लिखा जाए तो सबसे ऊपर जो एनर्जी सीक्वेंस, सबसे पहले जो एनर्जी रहता है, अच्छा इसको बोलते क्या है ये भी ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। इन दोनों ऑर्बिटल को EG और इन तीनों को बोलते हैं कंबाइनली T2G। यहाँ सर्कल T2G और ये होता है EG। यदि मैं एनर्जी सीक्वेंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है EG की, फिर एनर्जी होती है आपकी D के एक्साइटेड स्टेट, फिर एनर्जी जो होती है आपकी इसकी T2G, और सबसे लास्ट में जो एनर्जी होती है वो होती है D का ग्राउंड स्टेट। आई होप यहाँ तक का ये एनर्जी सीक्वेंस क्लियर होगा। अब बारी आती है कि इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें फिल किए जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिपेंड करती है कि आपका लिगेंड कैसा है। लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपकी सीक्वेंस कुछ और होगा भरने का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यदि आपका वीक लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक कंपाउंड लेता हूँ और आपको इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, CFSE कैसे काउंट करते हैं, ये निकालने का तरीका सिखाता हूँ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने, K4Fe(CN6). ध्यान से सुनिएगा, हम अपने सारे कंसेप्ट को यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से लगाने जा रहे हैं। जहाँ डाउट होगा बताइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपना मेटल देखते हैं। मेटल पे आप यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो साइनाइड का -1 होता है, -1 × 6 -6, और ये +4 उधर जाएगा तो आयरन पे आएगा आपका +2। ध्यान से देखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें आती होंगी। तो आयरन का एटॉमिक नंबर बोले 26 होगा। इसको लिखते कैसे हैं, आर्गन 36 4s2। और चूंकि यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Fe पे लिखेंगे +2, तो यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d6। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो 3d6। अब हम लोग बनाएंगे अपने डिब्बे को। देखिए 3d6 है, छह इलेक्ट्रॉन भरने हैं D6 में। ये D6 है, ये D का ग्राउंड स्टेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये D का GS है, GS स्टैंड फॉर ग्राउंड स्टेट। 6 साइनाइड लिगेंड जो हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 6 साइनाइड लिगेंड पहले फार इंटरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं मेटल के D ऑर्बिटल को, तो इन सब की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये D का एक्साइटेड स्टेट है। कौन सा इंटरेक्शन लग रहा है, प्राइमरी इंटरेक्शन या फार इंटरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सबकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अब जब लिगेंड नियर फील्ड में आ जाएंगे तो वहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन वर्क करेगा और इन 6 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, आप जैसा क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग का तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ और हम फटाफट यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए ऐसे, ये D का यहाँ पे T2G, ये हो गया EG, ये हो गया आपका बेरी सेंटर, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। बीच की एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेलो। ठीक, भरिए इलेक्ट्रॉन D6 है, 2 2 4 2 6, 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे वो डिपेंड करता है हमारे लिगेंड पे। हमारा लिगेंड यहाँ पे साइनाइड है और आपको पता है आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, या अभी कुछ देर बाद मैं बताऊंगा आपको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होता है, कौन सा लिगेंड वीक होता है। तो चूंकि साइनाइड आयन हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को यहाँ पे, जब मैं कहाँ लिखूँ यहाँ, व्हेन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, उस केस में पेयरिंग होती है। और पेयरिंग क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन है, जब हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो ये डेलो की वैल्यू ये ज़्यादा हो जाती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो ये गैप बढ़ जाएगा, और जब गैप बढ़ जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइनाइड लिगेंड पे। यहाँ साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग, तो ये गैप क्या है, ज़्यादा, और यदि गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आपको यहीं भरना पड़ेगा। तो चौथा, पाँचवां और छठवां। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इतनी बातें थी इलेक्ट्रॉन फिल कैसे हुआ। और एक बात और मैं आपको बताएं, इसको रटिएगा मत, ये कैसे यहाँ से यहाँ तक का गैप कैसे होगा, कितना होगा, कैसे बताएंगे। तो
ऊपर 2 गया है तो नीचे यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -2/5 डेलो और यहाँ पे 3/5 डेलो। ये आपको हेल्प करेगा CFSC कैलकुलेट करने में। यहाँ तक कोई डाउट हो? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। आइए, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक बने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लिखेंगे? तो लिखने का तरीका ये होगा, देखिए ध्यान से, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 6, तो T2G 6 एंड EG में आपने कितना भरा? EG में भरा 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका। अब आइए आपको यहीं पे CFSC निकालना सिखा दे रहा हूँ। CFSC कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये CFSC का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनिएगा। ये -2/5 डेलो है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो -2/5 × 6 प्लस यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3/5 से, तो प्लस 3/5 × 0 यहाँ पे डेलो प्लस यहाँ होती है P स्टैंड फॉर पेयरिंग एनर्जी। और वो कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले CFSC इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी निकालने का तरीका ये होता है। आप देखिए यहाँ कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, और यहाँ कितने पेयर्ड हैं? 1 पेयर्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 2 4 2 6 2, तो यहाँ 3 पेयर्ड है, यहाँ 1 पेयर्ड है, तो 3 - 1 कर देते हैं, जैसे 2p। कैसे लिखेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे ये हो जाएगा -12/5 डेलो प्लस 3 - 1p, 3 - 1p। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 × 10 2 -2.4 डेलो प्लस 2p। ये हो जाएगी CFSC वैल्यू। नेक्स्ट चीज और इन्फॉर्मेशन क्या आप दे सकते हैं? आप देखिए यहाँ कितने, यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू का फॉर्मूला होता है √n+2। अच्छा, म्यू क्या है मैं बता दूं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू की वैल्यू 0। और आपको पता होगा जब म्यू की वैल्यू 0 आती है तो ये डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। और क्या क्वेश्चन से पूछ सकते हैं? आपसे पूछेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो याद रखिएगा जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग हो जाती है, तो ये बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे जनरली एग्जाम से पूछी जाती है CFSC के रिलेटेड। अगले वीडियो में मैं एक कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया है, लिगेंड लिया है, एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल लूँगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।